तो दोस्तों स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं राष्ट्रकूट वंश के बारे में। तो हम बता दें कि हमने पिछली वीडियो में चोल वंश को देखा था, जो कि 9वीं सदी की चोल वंश थी। ठीक है, तो राष्ट्रकूट वंश को देखने से पहले बता दें कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और यदि आप सबको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो ही लाइक कीजिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे। तो बात करते हैं इसके संस्थापक की। तो सबसे पहले दंती दुर्ग ने इस वंश के संस्थापक है, ठीक है, यानी कि स्थापना की थी राष्ट्रकूट वंश की। इन्होंने बतापी के चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को हराकर राष्ट्रकूट वंश की नींव रखी थी, किंतु उन्होंने चालुक्य को पूरी तरह से सफाया नहीं किया, जो कि इनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। यानी कि जो इस वंश के संस्थापक है वो है दंती दुर्ग, और दंती दुर्ग ने ही जो है वो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करते हैं। और बतापी के जो चालुक्य था उसके शासक हुआ करते थे कीर्तिवर्मन द्वितीय, उन्हें हराकर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की इन्होंने। ठीक है, लेकिन इनसे एक गलती यह हो गई कि इन्होंने चालुक्यों को पूरी तरह से हराया नहीं। ठीक है, यानी कि उन्हें पूरी तरह से सफाया नहीं कर सके, जो कि इनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। वो कैसे, तो आगे चल के देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि दंती दुर्ग ने अपनी राजधानी जो है वो मानेकशैद को बनाया था। ठीक है, अगले पॉइंट है कि दंती दुर्ग महाधिराज, परमेश्वर और परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी। तो ये तीनों उपाधियाँ दंती दुर्ग ने धारण की थी, महाधिराज। तो राष्ट्रकूट वंश में हम आगे बढ़ते हैं। तो इस वंश का अगला शासक आते हैं कृष्ण प्रथम। तो इस वंश का अगला शासक कृष्ण प्रथम होते हैं, जिसने महाराष्ट्र में एलोरा के कैलाश मंदिर बनवाया था। एक मिनट, इन्होंने ही महाराष्ट्र के एलोरा के जो है कैलाश मंदिर को बनवाया था। तो इनके बारे में बस इतना ही याद रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है हमारा कि इस वंश का जो अगला शासक होते हैं वो है ध्रुव। ठीक है, इनके बारे में जान लेते हैं। तो इस वंश का अगला शासक ध्रुव बना, जिसने कन्नौज पर अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। यानी कि ध्रुव के बारे में कहा जाए तो इसने कन्नौज पर अधिकार के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था उसमें इसने भी भाग लिया था। त्रिपक्षीय संघर्ष लगभग 100 वर्षों तक चला। इसमें जो सर्वाधिक जीत हुई वो राष्ट्रकूटों की ही हुई थी, किंतु अंतिम विजय प्रतिहार वंश की हुई। ठीक है, और इसमें सबसे सर्वाधिक पराजय की बात किया जाए, यानी कि सबसे बुरी तरह से जो हारा था वो वंश था पाल वंश। इस वंश ने इसकी बहुत ज़्यादा नुकसान हुई थी और इसे हार की सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके दरबार में कन्नड़ भाषा के 3 विद्वान रहते थे। ठीक है, किसके दरबार में? तो अभी तो हमने देखा ना कि ध्रुव के दरबार में। ठीक है, तो ध्रुव के दरबार में यानी कि कन्नड़ भाषा के 3 विद्वान रहते थे, जिनका नाम था पन्न, पोन और रन। इनका क्या नाम था? तो पन्न, पोन और रन। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं। तो शांति पुराण जो रचना है वो पोन की रचना है। ठीक है, और अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला शासक आते हैं इस वंश के इंद्र तृतीय। ठीक है, इनके बारे में देख लिया जाए। तो चलिए इनके बारे में देखते हैं। अगला शासक इंद्र तृतीय बना। एक मिनट, इंद्र तृतीय बना। इसके दरबार में अल मसूरी नामक अरब यात्री भारत आया था। तो ये जो इंद्र तृतीय है इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। तो अल मसूरी इन्हीं के दरबार में आया था, जो कि एक अरब यात्री था। ठीक है, अल मसूरी ने ही पहली बार मानसून का वर्णन किया था। इसी के द्वारा पहली बार मानसून का वर्णन भी किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इस वंश का अगला शासक जो है वो कृष्ण तृतीय बनते हैं। ठीक है, इसने तक्कोलम के युद्ध में चोल शासक प्रांत को पराजित किया था। यानी कि कृष्ण तृतीय के बारे में हम जानते हैं कि तक्कोलम के जो युद्ध हुआ था उसमें चोल शासक प्रांत को इसने हराया था, यानी कि पराजित किया था।
नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, यानी कि ये आखिरी पॉइंट है। इस वंश का अंतिम शासक कर्क द्वितीय बना, ठीक है, जो एक अयोग्य शासक था। इसकी हत्या तेलव द्वितीय ने कर दी और चालुक्य वंश की पुनः स्थापना